हेलो दोस्तों, तो मैं दीपक कुमार और एक नई वीडियो के साथ। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जहाँ तक हमने कल पढ़ा था वह था परंपरागत स्रोत। आज हम पढ़ेंगे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो उसमें लिख लिख करके समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए मैंने नोट्स पहले से ही तैयार कर ली है। सो चलते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत पर। ऊर्जा के वे स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी पुनरावृत्ति संभव है, अर्थात कभी खत्म ना होने वाले स्रोतों जो दोबारा उपयोग में लाए जा सके, ऊर्जा उत्पन्न होती हो, उसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके फर्दर हमने 5 भाग बताए हैं। पहला है ऊर्जा सौर ऊर्जा, दूसरा है वायु ऊर्जा, तीसरा है ज्वार ऊर्जा और भू ऊष्मीय ऊर्जा, बायोगैस या बायो ऊर्जा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सौर ऊर्जा क्या है। तो शायद अब आपको दिख रहा होगा। तो सौर ऊर्जा क्या है, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी। तो धरती पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी और उसमें मौजूद गर्मी ही सौर ऊर्जा कहलाती है। धरती पर सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है जिसकी खोज सन 1839 में अलेक्जेंडर एडमंड वेकुरल ने की थी और इसे उन्होंने फोटोवोल्टिक इफेक्ट के द्वारा बताया था कि किस तरह से सूर्य की किरणों से बिजली को कैसे पैदा किया जा सकता है। इसके लिए हम सोलर पैनल या सोलर सेल या वोल्टेइक सेल का प्रयोग करते हैं। तो ये है उसका सिंपल डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं, सौर पैनल है, सूरज पैनल, वो सोलर पैनल, और वो चार्जर कंट्रोलर है और बैटरी है। अब आते हैं सौर ऊर्जा के लाभ क्या हैं। सौर ऊर्जा के लाभ और सौर ऊर्जा के नुकसान को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सौर ऊर्जा के लाभ, बाहरी ऊर्जा खपत नहीं होती, यानी इसमें सूरज की रोशनी के अलावा कोई भी दूसरी एनर्जी यूज नहीं होती है। दूसरा है परिचालन लागत का कम होना। परिचालन लागत का मतलब होता है कि किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाने में जो लागत लगती है वो इसमें एक भी नहीं लगती, क्योंकि इसको एक ही स्थान पर लगाया जाता है। तीसरा है आसान व विश्वसनीय। यह बहुत ही सिंपल है और यह बहुत ही विश्वसनीय है। अब आते हैं चौथे नंबर पर पर्याप्त उत्पादकता, यानी हम जितना चाहें उतना इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है प्रदूषण मुक्त, जो कि इसका सबसे अच्छा लाभ है कि वह प्रदूषण मुक्त होता है, इसलिए इसे ग्रीन इंडिया के रूप में भी हम जानते हैं। और पांचवा है स्थापना व स्थानांतरण आसान। अब आते हैं सौर ऊर्जा के नुकसान, जान लेते हैं थोड़ा सा। सौर ऊर्जा का नुकसान क्या हो सकता है, यही कि केवल दिन में कार्य करता है। दूसरा, उपयोग किए जाने वाले उपकरण महंगे होते हैं और इसमें उपयोग जो होते हैं उपकरण वह बहुत ही नाजुक यानी सेंसिटिव होते हैं। अब आते हैं इसके यूजेस को जान लेते हैं। उपयोग इसका किस रूप में करते हैं, तो पहला होता है सोलर हीटर के रूप में करते हैं, किसको गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। और दूसरा है घरेलू कार्यों के लिए, जैसे सोलर स्टोव के रूप में। और घरेलू सोलर रेफ्रिजरेटर में हर वह उपकरण जो विद्युत से चलती है उसको भी हम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड एनर्जी यानी वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा क्या है, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जहां हवा ज्यादा मिले हमें, जिसके द्वारा वायु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। इसका उपयोग पहली बार स्कॉटलैंड में जुलाई 1887 में किया गया था।
ये है उसका एक सिंपल डायग्राम। और ये है वायु ऊर्जा के लाभ। इसके भी थोड़ा सा लाभ जान लेते हैं। इसका लाभ है कि प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है, कभी समाप्त ना होने वाली, सुरक्षित है, कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है इसे, और कम खर्चीला होता है, रख रखाव की कम आवश्यकता होती है। तो अगर इसके लाभ हैं तो इसकी हानियां भी जरूर होंगी। तो इनकी हानियां कुछ इस प्रकार से हैं। वायु या पवन ऊर्जा में हानियां, ये वहीं स्थापित किए जा सकते हैं जहां पूरे साल तक लगभग हवा चलती रहे, जरूर, क्योंकि विंड के द्वारा ही हमें एनर्जी मिलेगी। तो यदि विंड ही नहीं रहेगा तो कहाँ से एनर्जी। तो इसे वहीं स्थापित किया जा सकता है जहां पूरे साल लगभग अप्रॉक्सीमेटली हवा चलती रहे। दूसरा है पवन चक्की के लिए न्यूनतम वायु की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। यानी कि जहां हम वहीं स्थापित कर सकते हैं जहां की वायु की स्पीड या गति कितनी होनी हो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जहां होगी वहीं हम स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, ऊर्जा को संचरित करने के लिए संचायक सेलों की आवश्यकता पड़ती है। ये हर जगह स्थापित नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि हर जगह हमें हवा मौजूद नहीं होगी। और आपको तो पता ही है कि हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ये भी हर जगह इम्पॉसिबल है। अगला टॉपिक है ज्वारीय ऊर्जा, टिडल एनर्जी। हर एक ऊर्जा उसके नाम पे ही जानी जाती है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से बिजली के उपयोगी रूपों में परिवर्तित करती है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपर्युक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। इसमें दोनों अवस्थाओं में विद्युत शक्ति पैदा होती है, जब पानी ऊपर चढ़ता है तब भी और जब उससे नीचे उतरने लगता है तब भी। इसे ही ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसके लाभ भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के फायदे या लाभ। नंबर पहला, ऊर्जा का अक्षय स्रोत। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, सुसंगत और अनुमानित। तीसरा, दीर्घावधि तक संयंत्र, दीर्घावधि तक कार्य संयंत्र। अब आते हैं ज्वारीय ऊर्जा के नुकसान और हानियां। तो जैसा कि पता है, उच्च अवसंरचना लागत, यानी इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लागत ज़्यादा होनी चाहिए, और उच्च रखरखाव लागत, रखरखाव के लिए भी लागत ज़्यादा है। और ज्वारीय ऊर्जा के लिए विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। तो ये इसके नुकसान हैं या कह सकते हैं हानियां हैं। और इसका ये सिंपल डायग्राम, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, एक सिंपल डायग्राम है ज्वार, और ये फाटक यानी टरबाइन है, ज्वार जल क्षेत्र है। तो हमारे सभी प्रकार का मुख्य काम यही होता है, जितने भी प्रकार के हैं, जैसे ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करना है या विंड एनर्जी, तो उनका मेन काम है टरबाइन को घुमाना। चूँकि टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर को घुमाएगा। और जैसा कि आप इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ चुके हैं कि जनरेटर का कार्य मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना होता है। तो हम जितने भी पावर प्लांट यहाँ पढ़ेंगे, उन सभी पावर प्लांटों का यही काम है कि वो टरबाइन को घुमाएं। और जैसे टरबाइन घूमेगा, उस टरबाइन से एक जनरेटर लिंक्ड होगा यानी जुड़ा होगा, और वह जनरेटर ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भूतापीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होगी जो भूमि के ताप के द्वारा मिलेगी। तो देख लेते हैं। पृथ्वी की गहराइयों में विभिन्न स्थानों पर कहीं उच्च तापमान व कहीं निम्न तापमान होता है, परंतु औसतन यह तापमान 10 किलोमीटर की गहराई पर, यानी जब हम 10 किलोमीटर नीचे की ओर जाते हैं
तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होता है। यह ऊष्मा पृथ्वी ऊर्जा पृथ्वी की कोर यानी द सेंटर ऑफ अर्थ से उभर कर, इसे कोर कहते हैं, ठीक है, चट्टानों व दरारों आदि के माध्यम से होकर पृथ्वी के भूपटल यानी क्रेस्ट तक आती है। तो जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो मिड पॉइंट या कह सकते हैं सेंटर ऑफ पॉइंट है, वह इसे गर्भ बिंदु भी कहते हैं, यह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम सेंटर पॉइंट के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो आते हैं भूतापीय ऊर्जा स्रोत क्या है, जिसे जियोथर्मल पावर कहते हैं। यह है ग्रीक धातु जियो, जियो वहाँ की एक ग्रीक धातु है, वहाँ से आया था, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, व थर्मोस भी कह सकते हैं, या थर्मल अर्थात ताप, वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है, यानी एक ऐसी एनर्जी जो पृथ्वी के ही अंदर से निकाली जाती है। और यहाँ भी जियोथर्मल एनर्जी में जो प्लांट यूज होते हैं उनका भी यही काम होता है कि अंदर की हीटनेस को निकालेंगे और वह एक स्टीम के रूप में कार्य करेगी। स्टीम के रूप में जब काम करेगी तो आपको पता ही है कि जो स्टीम इंजन्स होते हैं वो टरबाइन को घुमाने का काम करते हैं। तो जैसे ही यहाँ का टरबाइन घूमेगा, चूँकि हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि जैसे टरबाइन घूमेगा तो यह एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है, यहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी होगी। और ये जो जनरेटर है, जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आप पढ़ चुके हैं, जो जनरेटर का कार्य होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ आएगी वैसे ही हम ट्रांसफार्मर लगा के टू लोड अर्थात लोड कनेक्ट करके हम इस विधि या इस प्लांट के द्वारा जो भी विद्युत ऊर्जा जनरेट होगी उसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कूलिंग टावर का यूज किया जाता है, क्योंकि जो स्टीम होती है उस स्टीम से कुछ पानी भी निकलता है, वाटर भी निकलता है, वेस्ट वाटर, और यहाँ पे कूलिंग टावर होता है जो उसे कंडेंस कर देता है और यह फिर से नीचे की ओर इंजेक्ट कर दिया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भूतापीय ऊर्जा के लाभ व कमियाँ। तो इसके लाभ क्या हैं? यह पूरी तरह स्वतंत्र व स्थानीय है, यानी कि एक ही जगह पर होने वाला है। दूसरा, यह प्रकृति में अक्षय है, वही जिसका क्षय ना हो। और तीसरा है, यह एक प्रकार का निर्माण करने के अलावा स्थानीय उद्योग के विकास का पक्षधर है, यानी कह सकते हैं योग्य रोजगार। यानी कि एक ऐसा प्लांट जनरेट होगा जिसमें कर्मचारियों की जरूरत होगी, एक प्रकार का कह सकते हैं यह योग्य रोजगार है। अब आते हैं कमियां। कमियां यह है कि स्थान प्रतिबंधित। ऑब्वियसली इस प्लांट को जहां भी हम स्थित करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ जगह, इस प्लांट को हम जहां भी स्थापित करेंगे उसके लिए जगह जरूरी है, तो यह एक स्थान प्रतिबंधित करता है। दूसरा, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव होते हैं इसके, हाँ पर्यावरणीय दुष्प्रभाव होंगे। तीसरा है भूकंप आने का खतरा, और चौथा है उच्च लागत। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि ये हमारे सिलेबस में है सब, बायोगैस या बायोमास ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा। बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका बारंबार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग घरेलू तथा कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसका मुख्य घटक हाइड्रोकार्बन है जो ज्वलनशील है और जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोमास में बदला जा सकता है। चूंकि इस उपयोगी गैस का उत्पादन जैविक प्रक्रिया अर्थात बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है, इसलिए इसे जैविक गैस या बायोगैस, क्योंकि बायोकेमिकल के द्वारा हो रहा है इसलिए इसे बायोगैस भी कहते हैं। और इसका जो मुख्य घटक है वह मीथेन है, जो कि मुख्य घटक है इसका। इसके थोड़ा सा डायग्राम पे चले जाते हैं, क्योंकि हमने सबका डायग्राम बनाया ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो ये होते हैं
ये ईंटें होती हैं, अग्निशय ईंटें भी कह सकते हैं। ये ईंटें होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं, दीवार बनी होती है। और यहाँ पे एक मिश्रित टैंक होता है, अर्थात जहाँ पे हमें मिलाना पड़ता है, फ्यूल होता है, यहाँ से आता है। और कई दिनों के लिए प्रोसेस होती रहती है, धीरे 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 यहाँ पे गैस जनरेट होने लगती है। और जो हमारा वेस्टेज होता है वो यहाँ पे एक उर्वरक के रूप, अर्थात इसके एक लाभ भी यही है कि जो इसका वेस्टेज निकलेगा वह उर्वरक के रूप में काम आएगा। और यहाँ से ही इसमें गोबर तथा पानी का मिश्रण होता है, यही कह रहे थे, जो फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे एज अ फ्यूल, गोबर तथा पानी। और ये निवेशी चैम्बर है, अर्थात जहाँ से ये गोबर तथा पानी निवेश करता है। तो ये गैस होल्डर है, अर्थात ये गैस यहाँ पे बनती है तो ये गैस को पकड़े रहता है। और ये गैस, और ये जो पाइप बना हुआ है यहाँ से गैस निकल जाती है। ये गैस वो बायोगैस निर्गम मार्ग कह सकते हैं एक प्रकार का, और यहाँ से ही हम इसका यूज करने लगते हैं। बायोगैस उत्पादन के फायदे क्या क्या हैं? तो पहला फायदा है कि प्रदूषण मुक्त है, जो कि बहुत ही एक अच्छा फायदा है। उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों की सरलता से उपलब्धता, जो कि गांवों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा, इससे केवल बायोगैस का उत्पादन ही नहीं अपितु उर्वरक यानी खाद प्राप्त होती है। और चौथा नंबर है, बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है, जिससे पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार वृक्ष भी बचाए जा सकते हैं। थोड़ा इसकी कमियां पर डिस्कस कर लेते हैं। कमियां क्या क्या हैं? क्योंकि यदि लाभ है तो हानियां, या फायदे हैं तो कमियां होना लाजमी है। तो पहला है, यह एक धीमा व समय लेने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है डायग्राम में। बायोगैस कुछ आबादी तक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, अर्थात यहाँ से ज़्यादा एनर्जी तो हम नहीं प्राप्त कर सकते, बट हल्के कामों के यूज़ के लिए यहाँ से निकल सकती है। तीसरा है, बायोगैस संयंत्र मकान के पास ही बनाना आवश्यक है। बायोगैस संयंत्र मकान के पास ही बनाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि गैस पाइपलाइन में खर्च अधिक होती है। क्योंकि यदि दूर होगा तो जो गैस होगी वो पाइपलाइन के द्वारा हमारे घर तक आएगी, मकान तक आएगी, जिससे पाइप के लिए भी खर्च अधिक होगा, और गैस का जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा। और गैस का दबाव कम हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है, अर्थात हम उसका यूज नहीं कर सकते अच्छी तरह से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस। तो यहाँ पे हमारा पहला है तापीय शक्ति केंद्र, जल शक्ति केंद्र, गैस टरबाइन, डीजल शक्ति केंद्र, नाभिकीय शक्ति केंद्र। हम इस चैप्टर में इनका केवल ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे कि ये होते क्या हैं, कैसे जनरेट होते हैं, कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं। बाकी इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट पार्ट में, या कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, चूँकि इसके हर एक टॉपिक का चैप्टर है। तापीय शक्ति केंद्र, इसका अलग है चैप्टर, इसका अलग चैप्टर, इसका अलग चैप्टर, इसका अलग चैप्टर, इसका अलग चैप्टर। इसलिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स पर ही ध्यान देंगे, अर्थात जो हमें ज़रूरत है यहाँ पे जानने की। इसके बाद इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो आते हैं तापीय शक्ति केंद्र क्या है, अर्थात थर्मल पावर स्टेशन। देखिए, तापीय शक्ति केंद्र वह शक्ति केंद्र है जहाँ ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। क्या? जहाँ ऊष्मा हीट ऊर्जा को, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। संसार में विभिन्न स्थानों पर टरबाइन को ताप या भाप द्वारा चलाया जाता है। यही भाप स्टीम टरबाइन को घुमाता है, जो विद्युत जनित्र को चलाता है। भाप को टरबाइन से गुजारते हुए कंडेंसर में संघनित करते हैं। और इसका सिंपल डायग्राम ये है। वैसे हमने यहाँ पे सिंपल डायग्राम ही डिस्कस किया है, क्योंकि इनके बारे में, हर एक पावर प्लांट स्टेशन के बारे में हम अलग अलग चैप्टर में इनके बारे में, इनके पार्ट्स कैसे क्यों ज़रूरी है और कैसे स्थापित कर सकते हैं, कौन सा पार्ट किस मेटल्स का बना होता है, और
किस पार्ट के लिए यह मेटल ही ज़रूरी होती है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमने केवल एक सिंपल डायग्राम बताया है ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बन जाए, ताकि हम जब आगे पढ़े तो दिक्कत ना हो। तो आते हैं वाटर, एक बॉयलर होगा। बॉयलर क्या होता है? देखिए बॉयलर जैसा कि नाम से ही पता है, बॉयल अर्थात पानी को क्या करेगा, ये बॉयल करेगा। बॉयल करने के बाद जब पानी हमारा गर्म हो जाता है, जैसा कि हमने देखा है बी डबल ई में भी हमने इसे पढ़ रखा है। चूँकि बी डबल ई में ज़्यादा अच्छे से क्लासेस शायद नहीं चल पाई थी, किसी की ऑनलाइन क्लासेस चली थी तो शायद नहीं पता होगा, तो हम बता रहे हैं कि बॉयलर जो होता है, बॉयलर पे पानी गर्म किया जाता है जो कि एक स्टीम निकालता है। स्टीम का कार्य ही होता है टरबाइन को घुमाना। जैसे कि हमने पहले ही बता रखा है कि टरबाइन को घुमाना ही हर एक प्लांट का मेन काम होता है। क्योंकि यदि टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन के कारण हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। चूँकि मैकेनिकल एनर्जी होगी तो जनरेटर लगाएंगे, जिसके कारण जनरेटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं इजीली। तो हमारा काम है टरबाइन को घुमाना। तो यहाँ पे बॉयलर हुआ, यहाँ पे फ्यूल लगाएंगे अर्थात इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। देन ये पानी यहाँ पे गर्म हो जाएगा। पानी तो नहीं जाएगा लेकिन पानी का जो स्टीम होती है वो यहाँ से जाएगा, भाप जिसे बोलते हैं, और ये टरबाइन को घुमाएगा। जैसे ही टरबाइन यहाँ पे घूमने लगेगा, देन जनरेटर इज कनेक्टेड हियर। तो ये जो जनरेटर होता है वह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है और हम सिस्टम ग्रिड को भेजने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जल शक्ति केंद्र, हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो मतलब जल, तो यहाँ भी हमें टरबाइन को ही घुमाना है। हमारा मेन काम टरबाइन को घुमाना होता है। हमने तापी में क्या पढ़ा कि हमने वहाँ पे स्टीम यूज किया क्योंकि उसके नाम से ही थर्मल है। और जहाँ यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन। नाउ हम यहाँ पे टरबाइन को घुमाने के लिए किसका यूज करेंगे, वाटर का, यानी जल का। यहाँ पे जल को हाइड्रो भी कहते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट वो प्लांट है जहाँ जल विद्युत बनाई जाती है। तेज गति का जल या प्रेशर वाला जल टरबाइन के ब्लेडों पर डाला जाता है। ब्लेड घूमते हैं, इनके सॉफ्ट से बिजली का जनरेटर जुड़ा होता है जो कि घूमने लगता है। और जैसे आपको पता ही है कि जनरेटर यदि मैकेनिकल एनर्जी के कारण घूमने लगा तो उस मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा, जिससे बिजली पैदा होती है। सभी देशों में विद्युत ऊर्जा का लगभग 25% भाग जल शक्ति संयंत्रों से प्राप्त होता है। कितने परसेंट भाग? 25% भाग। तो इसका थोड़ा सा एक सिंपल डायग्राम देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये है रिजर्वायर, डैम होते हैं। डैम का मतलब पानी को एक जगह स्थिर रखना। और ये कंट्रोल गेट होते हैं ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे टरबाइन यूज होता है। जनरेटर के द्वारा हम समझ ही रहे हैं, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है फॉर लोड को सप्लाई करने के लिए। और यहाँ से फिर वही पानी रिवर यानी नदियों में जाने लगता है। अब आते हैं, हमारा अगला है गैस टरबाइन शक्ति केंद्र। गैस टरबाइन, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टरबाइन को घुमाने के लिए अब किसका यूज करना है, गैस का। तो एक ऐसा शक्ति केंद्र जिसमें टरबाइन को घुमाने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है। गैस टरबाइन का मुख्य भाग होता है। संपीड़क, दहन कक्ष तथा टरबाइन होते हैं। ये सब इसके क्या है, मुख्य भाग है। कौन कौन? संपीड़क, फिर दहन कक्ष और टरबाइन। मुख्य भाग की सहायता के लिए फ्यूल सिस्टम तथा स्टार्टर पद्धति आवश्यक है। जब संयंत्र को चालू किया जाता है तो संपीड़क कक्ष में वायुमंडलीय वायु संपीड़न वायुमंडलीय दाब से कई गुने अधिक तक किया जाता है, जिसका कारण वायु के तापमान में वृद्धि होती है। दहन में उपस्थित ईंधन का दहन संपीड़क से भेजी गई वायु द्वारा किया जाता है। संपीड़क को कंप्रेसर भी कहते हैं। अतः दहन के फलस्वरूप उत्पन्न उच्च मान की गैसों का टरबाइन में नोजल के माध्यम से विस्तार होता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और टरबाइन से निष्कासित गैस का तापमान
475 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, चूँकि गैस टरबाइन शक्ति केंद्र है तो यहाँ पे हमें टरबाइन को घुमाने के लिए गैस की आवश्यकता पड़ती है और एक कंप्रेस्ड गैस जो कि टरबाइन को घुमा सके। और ये रहा उसका एक ब्लॉक डायग्राम, छोटा सा सिंपल सा। यहाँ से हम गैस डालेंगे या एयर कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर यहाँ पे कंबसन चैम्बर में जाएगा जो टरबाइन को घुमाएगा। और जनरेटर लगा है, जनरेटर का काम आपको बखूबी पता है। अब आते हैं डीजल शक्ति केंद्र पर। ठीक है, डीजल शक्ति केंद्र अर्थात डीजल पावर स्टेशन। तो डीजल है, इसका मतलब कि आप समझ ही सकते हैं कि डीजल के द्वारा हमें क्या करना है, टरबाइन को घुमाना है। तो विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए एक अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर को विभिन्न तरीकों से संचालित किया जा सकता है। डीजल इंजन को प्राइम मूवर के रूप में इस्तेमाल करना बिजली पैदा करने के लिए लोकप्रिय तरीकों में से एक है। अब अल्टरनेटर का प्राइम मूवर डीजल इंजन होता है तो उसे डीजल पावर स्टेशन कहा जाता है। ड्राइविंग के लिए आवश्यक यांत्रिक शक्ति अल्टरनेटर डीजल के दहन से आता है। जैसा कि डीजल की उच्च लागत, इस प्रकार का पावर स्टेशन हमारे देश में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। चूँकि डीजल हमारे पास ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम इनको बड़े रूप में उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन बिजली उत्पादन के छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए और जहां बिजली उत्पादन का कोई आसानी से विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, वहां डीजल पावर स्टेशन का उपयोग किया जाता है। यह है डीजल पावर प्लांट का एक सिंपल डायग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल होता है, यहाँ पे इंजन होता है। जो इंजन होता है वो अल्टरनेटर या कह सकते हैं प्राइम मूवर को घुमाता है और एक प्रकार का टरबाइन ही कह सकते हैं। फिर यहाँ से एक मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि जनरेटर के अंदर जाती है और जनरेटर मैकेनिकल को घुमा घुमा के इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। अब आते हैं, हमारा कह सकते हैं लास्ट है नाभिकीय शक्ति केंद्र, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सबसे खतरनाक नाभिकीय शक्ति के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्रियाशील, जैसा कि मैंने बताया है, खतरनाक पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा से ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। जैसा कि इसमें लिखा है 1 केजी यूरेनियम के पूर्णतः विभाजित या विखंडित फिजन होने पर प्राप्त ऊर्जा, सोचिए 1 किलो, केवल 1 केजी 1 किलोग्राम में 3100 टन तेल से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य होती है। यानी अगर हम 3100 टन तेल जलाएं तो जो उससे एनर्जी प्राप्त होगी वो केवल और केवल 1 किलो यूरेनियम से प्राप्त हो रही है। आधुनिक युग में पेट्रोल, डीजल एवं गैस तो वैसे ही कम होते जा रहे हैं और विद्युत ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। इसका कारण भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि है। इसका एक मेन कारण यही है कि जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिकल की या इलेक्ट्रिक एनर्जी की मांग बहुत ज़्यादा है। इनकी मांग की पूर्ति के लिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन किया गया, क्योंकि नाभिकीय ईंधन को कम मात्रा से बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि 1 किलोग्राम से 3100 टन तेल से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य निकलती है एनर्जी। नाभिकीय शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रमुख ईंधन जो होता है वह केवल और केवल 2 होते हैं, थोरियम और यूरेनियम। थोरियम का 80% भंडारण भारत में ही है। सोचिए कितना ज़्यादा पाया जा रहा है। इंडिया में थोरियम 80% पाया जा रहा है। 32 देशों में लगभग 155 नाभिकीय शक्ति संयंत्र है। 32 देशों में, यानी 32 देशों को मिला करके कुल 155 हैं। अब आते हैं नाभिकीय संयंत्र के मुख्य लाभ। नाभिकीय रिएक्टर, लाभ नहीं मुख्य भाग है। नाभिकीय रिएक्टर, भाप टरबाइन, ऊष्मा विनिमित्र और जैसा ये तो आप जानते ही हैं विद्युत जनित्र और समघनित्र। ये है सिंपल डायग्राम न्यूक्लियर पावर संयंत्र का। यहाँ पे रिएक्टर होता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर होते हैं, भाप वही काम है टरबाइन को घुमाना, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इसमें हमने यहाँ केवल सिंपल पर कार्य किया है।
जो इसके अलग से चैप्टर है इनके लिए, वहाँ पे हम थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो हमारा लास्ट जो है जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है कंपैरिजन ऑफ पावर स्टेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये है विभिन्न प्रारूप के शक्ति केंद्रों के बीच तुलना। ये थोड़ा लिखने में, नोट्स में थोड़ा लिखने में दिक्कत जा रही थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे जो हमने पढ़ रखा है उससे भी हम उनका कंपैरिजन निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा उनका बेस दिया है कि किस बेस पर हम कंपैरिजन करें, सो इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। और तुलना का आधार क्या है? स्थल। देखो, स्थल के आधार पर इनमें कंपैरिजन करें तो क्या मिलता है। पहला, भार केंद्र के निकट प्रतिस्थापित किए जाते हैं। साथ साथ ईंधन, यातायात तथा पानी की उपलब्धता भी विचार किया जाता है। जो हमारा वाष्प शक्ति केंद्र है वो कहाँ पे प्रतिस्थापित किए जाते हैं? ईंधन और यातायात, पानी की उपलब्धता जहाँ हो। ये नाभिकीय शक्ति केंद्र, ये भार केंद्र के समानता है, अर्थात सेम इसी की तरह होते हैं। और ये जल विद्युत केंद्र, इन्हें कहीं भी प्रतिस्थापित कर सकते, कहीं भी, यानी जहाँ पानी मिल जाए वहीं भी, वहाँ ही कर सकते हैं। अब आते हैं नाभिकीय। ये भार के केंद्र, ये भार के केंद्र के निकट प्रतिस्थापित किया, क्योंकि इसमें देखभाल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो कुछ भी हो सकता है। संचरण वितरण लाइनों का मूल्य के आधार पर देखते हैं कंपैरिजन। संचरण वितरण के लिए लघु लाइनों की आवश्यकता होती है, यानी छोटी लाइन्स यूज हो जाते हैं, और फलतः इन लाइनों का मूल्य भी कम होता है। इनका संचरण लाइन लंबी होती है, नाभिकीय होते हैं क्योंकि, तो इसके लिए लंबी लाइन और अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। और इसके लिए भी अधिकतम, इसके लिए भी अधिकतम। पूंजी लागत, यानी कह सकते हैं कॉस्ट कितनी होती है इसका? जल विद्युत तथा नाभिकीय केंद्रों से कम होती है। तापीय शक्ति केंद्र से अति उच्च होती है, न्यूनतम होती है। अन्य केंद्रों से अति उच्च होती है। परिचालन लागत क्या होता है? तो वही है, इसमें दिया है केंद्र 2 और केंद्र 4 की तुलना से अधिक, केंद्र 3 की तुलना में निम्न होती है। शून्य के लगभग होती है ये, या इसमें अधिक होती है, इसमें निम्न होती है। ईंधन, इसमें अति उच्च की जरूरत होती है, इसमें शून्य के लगभग, केंद्र से नंबर 2 से कम, और शून्य के लगभग। विश्वसनीयता इसकी कम होती है, इसकी थोड़ा अधिक होती है, इसकी कम होती है, इसकी पूर्णतया कम ही होती है। विश्वसनीयता इसकी बहुत होती है, पूर्णतया अधिक होती है, कह सकते हैं। स्वच्छता, धुएं एवं चूर्णीकृत ईंधन से वातावरण दूषित रहता है, यह सबसे स्वच्छ है, यह उससे भी स्वच्छ है। ये जटिल है, लेकिन इसमें तो निकलता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। अनुरक्षण कीमत, अनुरक्षण के लिए अधिक और चतुर कर्मचारी की आवश्यकता होती है। भाई वाष्प शक्ति केंद्र, गलती हुई तो समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए केंद्र 2 और तथा 3 की अपेक्षा, अर्थात नाभिकीय शक्ति केंद्र और जल विद्युत केंद्र की अपेक्षा अनुरक्षण कीमत अधिक होती है। इसमें कम, इसमें अधिक, इसमें तो नल। अर्थशास्त्र के आधार पर खानों और नदियों के किनारे, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। खानों और नदियों के किनारे ये केंद्र आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं। हाँ, जहाँ जल स्रोत पर्याप्त होता है ये केंद्र सबसे अधिक मितव्ययी होते हैं। ये आपातकालीन भार को प्रदाय करने के लिए प्रतिस्थापित किए जाते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हुई, और पहले चैप्टर का जितना भी सिलेबस था हमने पूरा कवर कर लिया है। अगला जो लेक्चर होगा वह अगले चैप्टर के लिए होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के दोस्त हों उन सबको शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी यह मैटर चला जाए, क्योंकि इस मैटर को लिखने में मुझे भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। मैं यही चाहता हूँ कि जितना से जितना शेयर हो जाएगा उतने से उतनों के पास यह पहुँच जाएगा, जिससे उनकी मदद हो जाएगी, क्योंकि बुक मिल नहीं रही है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर
इस वीडियो में आपको कुछ भी गलत नज़र आया हो या उसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, बाय बाय।